प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बढ़ा रही है लोगों का विश्वास और उम्मीदें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नया कीर्तिमान। भागीदारों की संख्या 6 करोड़ के पार। यात्रा को मिल रहा है असाधारण जन समर्थन। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने झारखंड के खूंटी से की थी इस यात्रा की शुरुआत। ...2024 सीजन के लिए कोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले नए 6 लेन पुल के निर्माण को दी मंजूरी। त्रिपुरा में खोबाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से में सुधार और चौड़ीकरण का भी फैसला। जम्मू और राजौरी के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। कहा, पूरे देश को हमारी सेनाओं पर गर्व। सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ी है सरकार। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लेवारोव से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ताजा अंतर्राष्ट्रीय सामरिक स्थिति, संघर्ष और तनाव को कम करने पर चर्चा। विदेश मंत्री ने कहा, बातचीत में ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर भी होगा जोर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दिखाया मंदिर का नक्शा। बताया, ग्राउंड फ्लोर तैयार, प्रथम तल के निर्माण का काम जारी। और क्रिकेट में सेंचुरियन टेस्ट में दूसरे दिन का खेल जारी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने पहली पारी में बनाए 245 रन। केएल राहुल का शानदार शतक, रबाडा ने 5 और बर्गर ने झटके 3 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और बुलेटिन में सबसे पहले बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान देश भर से जुड़े लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इन लाभार्थियों ने मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं से हुए लाभों के बारे में बताया। लाभार्थियों ने मोदी सरकार के प्रयासों से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में भी बताया। लोगों ने जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की दिल खोलकर सराहना की। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका मकसद सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें अपनी पक्की छत मिली है। इससे उनके जीवन में बहुत आसानी अब हो गई है। पक्का घर मिल गया, पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहन बेटियों और दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का संदेश गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाना है। हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही है। और इस सब के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा कीर्तिमान भी हासिल कर लिया है। इस यात्रा में भागीदारों की संख्या अब 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक ये गाड़ी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता हासिल की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की, जो लाभार्थियों की संख्या है, वो 6 करोड़ 2,71,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए लाभार्थियों से भी लगाया जा सकता है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली के मेहराम नगर पालम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्टॉल का दौरा किया। स्टॉल पर भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मेडिकल कैंप, बैंक के स्टॉल समेत अनेक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग हुई। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए
जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कॉपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे, और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाज़ों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि सड़क और परिवहन मंत्रालय से भी जुड़े फैसले लिए गए हैं, जो कि त्रिपुरा और असम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खोवाई से हरियाणा तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है। यह उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। निर्णय जो है वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पहला निर्णय है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाइडनिंग है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बनाने की। ये खोवई से हरियाणा तक की सड़क है, और त्रिपुरा में खोवई से हरियाणा तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। ये कुमारघाट से हरियाणा तक बनना था, लेकिन कुमारघाट से लेकर खोवई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोवई से हरियाणा तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिस पे 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। कुछ दूसरी अहम खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकी हमलों के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है, और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है, और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। आपने सुना भी। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की निष्ठा और शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास और गर्व है। घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है,
वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। और इस बीच बारामूला में आतंकवादियों के एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल लवीपोरा इलाके श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी एक बम मिला, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और इसे डिफ्यूज करने में जुट गया। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी कर दिया है। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस स्पष्ट संदेश के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का संदेश स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव के साथ बैठक के शुरुआती संबोधन में उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्ते पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के प्रतिनिधि 6 बार वार्ता कर चुके हैं और ये उनकी 7वीं मुलाकात है। उन्होंने बताया कि पुतिन और मोदी भी लगातार संपर्क में रहे हैं। Lived up to the responsibilities of a special and privileged strategic partnership. This year we have already met 6 times, I believe. I learned this is our 7th meeting. A part of it is, of course, the G20, the SCO, the ASEAN, BRICS formats have today allowed many more and many regular contacts. And our leaders, Prime Minister Modi and President Putin, have also been in frequent contact. और विदेश मंत्री ने जनवरी महीने में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात बैठक में रूस की मजबूत भागीदारी की इच्छा जाहिर की। उन्होंने आगे आज की बैठक के एजेंडे के बारे में बताया, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक स्थिति, संघर्ष और तनाव पर चर्चा शामिल है। To see continued progress, we expect a strong Russian participation at the Vibrant Gujarat meeting in January, including a lot of governors from the Far East. So today, I think our meeting, we will focus on bilateral cooperation in different spheres, adjusting it to changing circumstances and demands. We will discuss the international strategic situation, conflicts and tensions where they are. Also focus on development challenges that the global south faces. And of course, the state of multilateralism and the building of a multipolar world order. संजय भंडारी के खिलाफ ईडी में चल रहे मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय भंडारी के करीबी यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी उर्फ चेरुवथुर चुकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है। ईडी का आरोप है कि संजय भंडारी के पास अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं। इनमें लंदन के नंबर 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट जैसी संपत्तियां शामिल हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के मुताबिक ये संपत्तियां आपराधिक आय हैं। सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को अपराध छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है।
ईडी के अनुसार जांच में पाया गया कि संजय भंडारी का करीबी सीसी थम्पी रॉबर्ट वाड्रा के भी करीबी सहयोगी है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा और सीसी थम्पी ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन भी की। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी पहले भी वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। भारत न्याय यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, गुजरात सहित 14 राज्यों से होकर 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो जाति क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति करते हैं वो न्याय क्या दिलाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हो, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के इस दंगों को न्याय नहीं दिला पाए, उनके लिए भी एसआईटी की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है। और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अंग के ना मिलने से कई लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट से वंचित रह जाते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई लोग अंग ना मिलने की वजह से अंग प्रत्यारोपण से वंचित रह जाते हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री पाने वाले 65 छात्रों में से 37 बेटियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों को समुचित अवसर मिले तो वो लड़कों से आगे निकल सकती हैं। ILBS ने केवल 13 वर्षों की अवधि में ही अपनी विशेष पहचान बनाई। इस ख्याति के पीछे आपके संस्थान के विश्व स्तरीय दक्षता और निष्ठा की भूमिका रही है। निरंतर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और विशेषज्ञता को समृद्ध करने के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान देने की भी जरूरत बताई। 1000 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट करने पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान ने चिकित्सा के साथ साथ रिसर्च में भी उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। लाइफ साइंसेज और आधुनिकतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आपके संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना एक समयानुकूल पहल है। मैं चाहूंगी कि चिकित्सा के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी ILBS में विश्व स्तरीय कार्य होता रहे। राष्ट्रपति ने उपाधि पाए डॉक्टरों से कहा कि वे आगे सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए कई चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्य करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने आज भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति का गठन कर दिया। इस कमेटी के चेयरमैन भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाजवा, पूर्व हॉकी कप्तान MM सोमिया और पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर को समिति का सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने रविवार को नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया था और IOA को कुश्ती संघ के कार्य को देखने के लिए एडहॉक कमेटी को गठित करने के निर्देश दिए थे।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने आज अपना वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया। हमारे सहयोगी गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि पहली बार एनडीएमसी में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। एनडीएमसी ने अपना वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। क्या खास रहेगा इस बार बजट में, इसमें ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी अध्यक्ष अमित यादव जी। सर, क्या खास रहने वाला है एनडीएमसी का जो ये बजट है उसकी हमने इस बार एक थीम ली है और उस थीम पे ही वेरियस स्कीम्स को लगाया है। हमारा ये है कि सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो, सुशासन हो, विकसित भारत हो और उसका हम भी हिस्सा बने एनडीएमसी भी। और 2047 का जो हमारा विकसित भारत का है उसके लिए जो हमको तैयारी करनी है उसी के अंतर्गत हमने इस बजट में उसकी रूपरेखा और ढांचा बनाया। किस तरह से जियो टैग होगा? जियो टैगिंग में सबसे पहले क्या होता है कि जो कंसर्न प्रॉपर्टी होल्डर है जब अपना प्रॉपर्टी टैक्स देने आता है ऑनलाइन सिस्टम में, वो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करता है और कुछ हम लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं। सो दैट इज़ वन जियो टैगिंग। एनडीएमसी में इजी है क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ कम है। पहली बार 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट होगा, तो किस तरह देखते हैं? हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और 5,000 करोड़ का मतलब है कि जहाँ पहले कुछ सालों पहले 3,000 होता था, 5,000 करोड़ हुआ है। दैट मीन्स हमारा एम्बिशन भी ज़्यादा है। हम पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने और सबको साथ लेके चलने में कामयाब हुए हैं। तो ये थे एनडीएमसी अध्यक्ष अमित यादव जी जो बता रहे थे स्मार्ट शहर के लिए एनडीएमसी पूरी तरह से तैयार है और पहली बार 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इस बार बजट होगा। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।